नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम MPPSC एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे कक्षा छठवीं की NCERT इतिहास विषय की। कक्षा छठवीं की NCERT इतिहास विषय की हिंदी में बात करेंगे दोस्तों, है ना। पार्ट फर्स्ट है समरी ऑफ क्लास 6 हिस्ट्री NCERT फॉर UPSC IAS एंड स्टेट PCS। ठीक है दोस्तों, सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, है ना, NCERT बहुत ही जो है तो महत्वपूर्ण है। NCERT पढ़ना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लेकर के आए हैं क्लास 6 to 12th, है ना, 6th to 12th NCERT। तो अभी हम सबसे पहले क्लास 6 की NCERT को कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने साइंस और ज्योग्राफी विषय की NCERT को कवर कर लिया है और आज हम बात करेंगे कक्षा छठवीं की NCERT इतिहास विषय पर, और जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सभी जो है तो सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वालों को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी बात, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ अब हम क्लास को शुरू कर रहे हैं और देखते हैं हिस्ट्री आवर पास्ट, है ना, इतिहास हमारा अतीत, पार्ट 1, है ना। समरी के रूप में इसको हम देखते चलेंगे, है ना, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हमको देखना है क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है दोस्तों, क्या सीखेंगे इसमें, क्या सीखेंगे, इतिहास क्या है, इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, भारत का नाम कैसे पड़ा, इतिहास के स्रोत कौन हैं, है ना। तारीख का मतलब क्या होता है, तारीख का क्या मतलब होता है दोस्तों, देखेंगे, है ना, एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास किसको कहते हैं, इतिहास किसको कहते हैं, है ना। कक्षा छठवीं की NCERT में इतिहास किसे कहा जाता है, एकदम बेसिक सी परिभाषा इसकी दी गई है। तो थोड़ा सा देखते हैं। मानव के बीते हुए कल की कहानी को इतिहास कहते हैं। तो मनुष्य का जो बीता हुआ कल है उसकी कहानी को क्या कहते हैं दोस्तों, इतिहास कहते हैं। तो मानव के बीते हुए कल की कहानी को इतिहास कहते हैं। मानव समाज में विभिन्न कालों में तरह तरह के बदलाव हुए हैं और मनुष्य के जो मानव जो समाज है ना, ह्यूमन सोसाइटी है, उसमें अलग अलग समयों पर क्या हुआ है दोस्तों, तरह तरह के बदलाव हुए हैं, अलग अलग प्रकार के क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं, बदलाव हुए हैं। इतिहास से हमें इन बदलावों का पता चलता है और इतिहास से ही हम क्या करते हैं, इन बदलावों को जान पाते हैं। तो मानव के बीते हुए कल की कहानी को इतिहास, है ना, इतिहास कहते हैं। और मानव समाज में विभिन्न कालों में तरह तरह के बदलाव हुए हैं और इतिहास से हमको इन बदलावों के बारे में क्या होता है, पता चलता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इतिहास का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का महत्व क्या है, तो इतिहास से हमें बीते हुए कल के राजाओं, साम्राज्यों तथा समाज के बारे में पता चलता है। तो इतिहास से हमको क्या क्या पता चलता है दोस्तों, जो पहले राजा महाराजा थे उनके बारे में, है ना, उनके साम्राज्य के बारे में और समाज के बारे में क्या है, पता चलता है, समाज के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहास से हमें यह पता चलता है कि भूतकाल में लोग कैसे रहते थे। इतिहास से हमको ये भी पता चलता है कि भूतकाल में, भूतकाल 3 काल होते हैं दोस्तों, है ना, 3 काल हैं, है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो जो भूतकाल है ना, पास्ट है, उसका पता हमको किससे चलता है दोस्तों,
जो भूतकाल है, इतिहास से हमको यह पता चलता है कि भूतकाल में लोग कैसे रहते थे, है ना। प्राचीन समय में या पहले के समय में जो समय बीत गया है उस समय में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे और क्या पहनते थे, है ना, कौन सा भोजन ग्रहण करते थे और कौन से प्रकार के या किस प्रकार के किस तरह के कपड़े पहनते थे। ये सब हमको किससे पता चलता है दोस्तों? इतिहास से पता चलता है। इतिहास हमें उन लोगों के पेशे के बारे में बतलाता है। इतिहास क्या करता है दोस्तों? हमें उन लोगों के पेशे के बारे में बतलाता है, हमें उन लोगों के पेशे के बारे में बतलाता है। इतिहास से हमें अपने पूर्वजों की महान उपलब्धियों के बारे में भी पता चलता है, और इतिहास से हमारे पूर्वजों ने कौन कौन सी उपलब्धियां, है ना, कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की थी उनके बारे में, है ना, पता चलता है। तो इतिहास से हमें अपने पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों के बारे में भी पता चलता है। और इतिहास से हमको क्या पता चलता है दोस्तों? इतिहास से हमको कि हमारे पूर्वजों ने कौन कौन सी गलतियां की थी, है ना, और उन गलतियों के बारे में हमको पता चलता है, और उन गलतियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और भविष्य में, है ना, उस तरह की गलतियों को न करने की प्रेरणा ले सकते हैं। तो इतिहास से यह भी पता चलता है कि किसी खास काल में बच्चे किस तरह के खेल खेला करते थे। इतिहास से हमको ये भी पता चलता है कि जो कोई जो है तो निश्चित टाइम पीरियड था, है ना, जो बीत गया है, उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेला करते थे, किस तरह के खेल खेला करते थे। इतिहास से हम सबक लेते हैं ताकि एक बेहतर भविष्य बना सकें। इतिहास से क्या करना चाहिए दोस्तों? तो ठीक है दोस्तों, हमने क्या देखा? इतिहास से हमको, है ना, अपने पूर्वजों के उपलब्धियों के बारे में पता चलता है ना, उन्होंने कौन कौन सी गलतियां की थी उनके बारे में पता चलता है। और इतिहास में किसी जो है तो जो पहले का टाइम पीरियड है उसमें बच्चे कौन से खेल खेलते थे, है ना, उसके बारे में भी पता चलता है। और इतिहास के सबक से हम क्या कर सकते हैं, एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इतिहास से सबक लेकर के हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लोग कहाँ रहते थे? लोग कहाँ रहते थे, है ना, पुराने ज़माने में, है ना, लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के तट पर कहाँ रहते थे? तो कहाँ पर रहते थे? नर्मदा नदी के तट में रहते थे दोस्तों। उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर रहते थे। जो हमारे उत्तर पश्चिम में, है ना, उत्तर पश्चिम में क्या है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं, उन वहाँ पर रहते थे। पूर्वोत्तर की गारो पहाड़ियाँ पर और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों पर, तो इन सभी जगहों पर क्या थे, है ना, प्राचीन काल में क्या करते थे, लोग रहते थे। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास भी रहते थे, है ना, गंगा और सोन नदियों के किनारे भी रहते थे। तो लोग कहाँ कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, सुलेमान किरथर पहाड़ियाँ जो उत्तर पश्चिम में है वहाँ पर रहते थे, है ना, पूर्वोत्तर की गारो पहाड़ियों पर और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों पर, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास, गंगा और सोन नदियों के किनारे, यहाँ पर क्या करते थे, प्राचीन काल में लोग निवास करते थे, रहते थे। ये देखिए इस तरह से, ये क्या है, सिंधु नदी का क्या है, सिंधु नदी है, और ये हिमालय है, ये गंगा है, ये नर्मदा है, ये थार रेगिस्तान है ना, डेक्कन हो गया, महानदी, कावेरी, इस तरह से गारो हिल्स हो गया। तो इन सभी जगहों में क्या था, मानव रहता था। आगे चलते हैं दोस्तों। नर्मदा नदी, कई हजार वर्षों तक लोग नर्मदा नदी के नज़दीक रहते थे। कई हजार वर्षों तक लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के पास में रहते थे, नज़दीक रहते थे। वे लोग शिकार करते थे, और वे लोग क्या करते थे दोस्तों, शिकार करते थे, या फिर कंद मूल फल इकट्ठा करते थे। या तो शिकार करते थे, या फिर क्या करते थे, कंद मूल और फल को क्या करते थे, एकत्रित करते थे, इकट्ठा करते थे। ऐसे लोग किसी एक स्थान पर नहीं रहते थे, और जो ऐसे लोग होते थे, है ना, वो क्या थे, एक स्थान पर नहीं रहते थे, बल्कि खानाबदोश या बंजारे थे। बल्कि क्या थे, खानाबदोश थे, मतलब भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे, या कि बंजारे टाइप के लोग थे। अब देखिए, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों में लोग लगभग 8000 वर्ष पहले रहते थे। इन पहाड़ियों में लोग कितने समय पहले रहते थे? 8000 वर्ष पहले रहते थे। वे उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने खेती की शुरुआत की थी, और ये लोग क्या थे, उन पहले लोगों में से थे
जिन्होंने क्या किया था, खेती की शुरुआत की थी, खेती का प्रारंभ किया था। वे गेहूं और जौ की खेती करते थे। और वे क्या करते थे दोस्तों, गेहूं और जौ की खेती करते थे। तो प्राचीन काल में सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती करते थे लोग। आगे देखते हैं दोस्तों, ये लोग भेड़ बकरी तथा गाय बैलों को पाला करते थे। और प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, भेड़ बकरी और गाय बैलों को पालते थे। ये लोग एक अस्थायी जीवन जीते थे। ये लोग क्या थे, एक अस्थायी जीवन जीते थे, यानी एक ही स्थान पर टिककर रहते थे। और ये जो पशुपालन करने वाले ये जो लोग थे, ये क्या थे, एक ही स्थान पर टिक कर रहते थे। इसी समय के आसपास गांवों का निर्माण होने लगा। और इसी समय के आसपास क्या हुआ, गांवों का निर्माण हुआ। जब लोगों क्या करने लगे, पशुपालन करने लगे, तभी से क्या हुआ, उसी समय के आसपास क्या हुआ, गांवों का निर्माण होने लगा। गारो और विंध्य की पहाड़ियाँ, गारो की पहाड़ियों में रहने वाले लोग उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने धान की खेती शुरू की थी। गारो और विंध्य की पहाड़ियों में जो लोग रहते थे, तो वो उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले धान की खेती शुरू की थी, धान की खेती करना प्रारंभ किया था। विंध्याचल के उत्तर की तरफ भी धान की खेती होती थी। विंध्याचल के उत्तर की तरफ भी क्या होती थी, धान की खेती होती थी। जो विंध्य पर्वत है हमारा, उसके उत्तर की तरफ भी क्या होता था, धान की खेती होती थी। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास आरंभिक शहरों का विकास लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास आरंभिक शहरों का विकास लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में है ना, आरंभिक शहरों का विकास लगभग कितने साल पहले, 47 00 है ना, 4700 साल पहले हुआ था। गंगा और सोन, गंगा नदी के किनारों पर शहरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले शुरू हुआ। गंगा नदी के किनारे शहरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले शुरू हुआ था, है ना, कितने वर्ष, 2500 वर्ष पहले शुरू हुआ था गंगा नदी के किनारे पर शहरों का विकास, मतलब शहरों का बसना गंगा नदी के किनारे कब शुरू हुआ था दोस्तों, 2500 वर्ष पहले शुरू हुआ था। कुछ शहर सोन जैसी सहायक नदियों के किनारे भी विकसित हुए। कुछ शहर क्या थे दोस्तों, सोन जैसी नदियों के किनारे भी विकसित हुए। कुछ शहरों का विकास समुद्री तटों पर भी हुआ, और कुछ शहरों का विकास कहाँ हुआ, समुद्र के तटों पर भी हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारे देश के कई नाम हैं, हमारे देश के कई नाम हैं, हमारे देश के कई नाम हैं, जैसे कि आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया आदि। आजकल इंडिया, हिंदुस्तान और भारत प्रचलित हैं, लेकिन अब क्या है, इंडिया, हिंदुस्तान और भारत प्रचलित हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है, संघ है, ऐसा लिखा गया है, भारत या इंडिया लिखा गया है। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा देखते चलते हैं, है ना। इंडिया नाम कैसे पड़ा, तो ईरान और ग्रीस के लोग भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में आया करते थे। तो ईरान और जो ग्रीस के लोग थे वो क्या थे, भारत के उत्तर पश्चिमी, है ना, ये जो हमारा भारत है इस तरह की आकृति का, तो इसके इस वाले भाग में क्या थे, यहाँ पे क्या थे, ईरान और ग्रीस के लोग क्या करते थे, आया करते थे। ईरान और ग्रीस के लोग भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में आया करते थे, इसलिए वे सिंधु, इंडस नदी के बारे में जानने लगे थे। इसलिए वो क्या थे, सिंधु नदी, यहाँ पे जो क्या थी, सिंधु नदी थी, इधर वाले इलाके में, है ना, जो इधर वाले इलाके में सिंधु नदी थी, उसको वो क्या थे, उसके बारे में जानने लगे थे। वे इस नदी को इंडोस या हिंदोस कहते थे। वे इस नदी को क्या कहते थे दोस्तों, इंडोस या हिंदोस कहते थे। इस तरह से सिंधु नदी के पूर्व की ओर पड़ने वाले इलाके का नाम इंडिया पड़ गया। इस तरह से क्या हुआ, सिंधु नदी के जो पूर्व में पड़ने वाला इलाका था उसका नाम क्या पड़ गया, इंडिया पड़ गया। आगे चलते हैं दोस्तों, भारत नाम कैसे पड़ा, तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में रहने वाले लोगों को भारत कहा जाता था। तो भारतीय उपमहाद्वीप के क्या था दोस्तों,
उत्तर पश्चिमी भाग में जो लोग रहते थे उनको क्या कहा जाता था? भरत कहा जाता था, जिनका जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। और इनका जो है तो जिक्र कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में, जो हमारा क्या है एक प्राचीन ग्रंथ है उसमें किया गया है। इसलिए इस भूभाग का नाम भारत पड़ा और इसीलिए इस भूभाग का नाम क्या रख दिए दोस्तों? भारत रख दिए। आगे देखते हैं इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। तो इतिहास के स्रोत में पांडुलिपि, अभिलेख, सिक्के, पुरातत्व स्थल। इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले पांडुलिपि देखेंगे, उसके बाद अभिलेख देख लेंगे, अभिलेख क्या होते हैं, है ना, सिक्के क्या होते हैं, और पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं या कहाँ क्या हैं, इनके बारे में। सबसे पहले पांडुलिपि देख लेते हैं। हाथ से लिखी हुई किताब को पांडुलिपि कहते हैं, है ना, ऐसी बुक, ठीक है दोस्तों, ऐसी बुक जिसको क्या करते हैं? हाथ से लिखते हैं, है ना, हाथ से लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि याद रखेंगे, है ना, टर्मिनोलॉजी के से समझ लेंगे। हाथ से लिखी हुई क्या है? किताब है। पांडुलिपि क्या है? हाथ से लिखी हुई किताब है। छपाई प्रिंटिंग की तकनीक के आविष्कार से पहले किताबों को हाथों से लिखा जाता था। तो जब पहले क्या था? छपाई नहीं होती थी, प्रिंटिंग नहीं होती थी, प्रिंटिंग मशीनें नहीं थी, तो क्या था दोस्तों? पहले क्या करते थे? किताबों को हाथ से ही लिखा जाता था। तो इसलिए जो हाथ से लिखी हुई किताबें होती थी उनको क्या कहते थे? पांडुलिपि कहते थे। तो शुरू की पांडुलिपियों में ताड़ के पत्रों या फिर भोजपत्रों पर लिखा जाता था। जो सबसे पहले की जो पांडुलिपियां हैं, है ना, प्रारंभ की जो पांडुलिपियां हैं वो ताड़ के पत्तों पर या फिर भोजपत्र पर क्या होती थी? लिखी जाती थी। पुरानी पांडुलिपियों से धार्मिक विश्वास और रीतियों, राजाओं, दवाइयों, विज्ञान, कविताओं आदि के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। पुरानी पांडुलिपियों से धार्मिक विश्वास और रीतियों, राजाओं, दवाइयों, विज्ञान, कविताओं आदि के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। अभिलेख क्या होते हैं दोस्तों? किसी पत्थर पर उकेरे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। तो पांडुलिपि क्या थी? जो हाथ से लिखी जाने वाली क्या थी? लिपियां थी, उनको क्या कहते थे? किताबें थी। हाथ से लिखी गई किताब को क्या कहते थे? पांडुलिपि कहते थे। और क्या था दोस्तों? किसी पत्थर पर उकेरे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। और अगर कोई पत्थर है और उस पर कोई लेख उकेर दिया, लिख दिया गया है, तो उसको क्या कहते थे? अभिलेख कहते थे। तो किसी पांडुलिपि की तुलना में अभिलेख बहुत लंबे समय के लिए संरक्षित रह सकता था। पांडुलिपि जैसे क्या था दोस्तों? ताड़पत्र या भोजपत्र पर लिखी जाती थी, तो उसकी तुलना में क्या था? अभिलेख ज़्यादा लंबे समय तक संरक्षित, मतलब सुरक्षित रह सकता है ना। जो पत्थरों पर लिखा जाएगा तो वो ज़्यादा समय तक क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। तो ज़्यादातर अभिलेखों में किसी राजा की घोषणा या आदेश मिलते हैं, और ज़्यादातर जो अभिलेख हैं उसमें किसी राजा की घोषणा या आदेश मिलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। ऐसी घोषणाओं या अभिलेखों पर इसलिए लिखवाया जाता था ताकि अधिक से अधिक लोग उनको क्या कर सकें? पढ़ सकें। कुछ अभिलेखों में राजाओं, व्यापारियों और अन्य लोगों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के बारे में भी लिखा जाता है। कुछ अभिलेखों में क्या था? जो राजा थे, व्यापारी थे और जो अन्य लोग थे, उनके द्वारा कौन कौन से अच्छे काम किए गए हैं उनके बारे में क्या किया जाता था? लिखा जाता था। ऐसे अभिलेख अक्सर संस्कृत या प्राकृत या तमिल में लिखे जाते थे। और जो ऐसे अभिलेख हैं वो तो या तो संस्कृत भाषा में या प्राकृत में या कि तमिल भाषा में लिखे गए थे, उस समय लिखे गए थे। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं सिक्के क्या होते हैं। सिक्के पर अक्सर उसे जारी करने वाले राजा की तस्वीर रहती थी। सिक्कों पर क्या रहती थी? अक्सर करके जो राजा उस सिक्कों को क्या करता था? जारी करता था, है ना, उसकी क्या रहती थी? तस्वीर रहती थी। इसलिए सिक्के से उस समय के राजा के बारे में पता चलता है। तो सिक्कों से क्या पता चलता है दोस्तों? कि उस समय में राजा कौन था। क्यों पता चलता है? क्योंकि सिक्कों में अक्सर करके क्या है? राजा की तस्वीर बनी रहती है। तो सिक्कों से उस जमाने के कारीगरों की महारत के बारे में पता चलता है। सिक्कों से उस जमाने के जो कारीगर हैं उनकी, है ना, महारत, विशेष योग्यता के बारे में भी पता चलता है। सिक्कों की शुरुआत सबसे पहले प्राचीन ग्रीस में 600 ईसा पूर्व हुई थी। सिक्कों की जो शुरुआत थी दोस्तों वो सबसे पहले प्राचीन ग्रीस में कब हुई थी? 600 ईसा पूर्व। ईसा एक देवता थे, उनके जन्म के 600 वर्ष उनको भगवान मानते थे।
तो उनके जन्म के क्या था दोस्तों, 600 वर्ष पहले सिक्कों की शुरुआत ग्रीस में हुई थी। आगे चलते हैं दोस्तों। पुरातत्व स्थल, जिस स्थान से ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं उसे पुरातत्व स्थल कहते हैं। तो जिस स्थान से क्या होता है, ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं, इसे पुरातत्व स्थल कहते हैं। पुरातत्व स्थल क्या है, जहाँ से क्या होता है, ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, पुरातत्व स्थल कहते हैं। भवन और स्मारक भी पुरातत्व स्थल की श्रेणी में आते हैं। जो भवन हैं और स्मारक हैं वो भी क्या है, पुरातत्व स्थलों की श्रेणियों में आते हैं। ऐसे स्थान से मिलने वाले पुरावशेष और अन्य वस्तुओं से बीते जमाने के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। बीते जमाने के बारे में क्या मिलता है दोस्तों, पर्याप्त मात्रा में जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं दोस्तों। पुरातत्वविद पुरावशेषों के अध्ययन के विशेषज्ञ को पुरातत्वविद कहते हैं। तो जो हमारे क्या हैं, पुरावशेष हैं, है ना, जो पुराने ज़माने के अवशेष हैं जिनको खुदाई करके क्या किया गया है, प्राप्त किया गया है, और उनका जो अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ हैं, है ना, विशेषज्ञ व्यक्ति हैं, उनको क्या कहा जाता है, पुरातत्वविद कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, तारीख का क्या मतलब होता है। तो तारीखों की मदद से हमें घटनाओं को एक खास क्रम में रखने में सहूलियत होती है। घटनाओं को क्या करते हैं, तारीखों के द्वारा एक खास क्रम में रख सकते हैं। इसलिए इतिहास का अध्ययन करते समय तारीखों का बहुत महत्व होता है। इसीलिए क्या होता है, इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, तारीखों के महत्व को अच्छी तरह से समझना होता है। तो इतिहास के बारे में चर्चा करते हुए तारीखों के लिए BC ईस्वी पूर्व और AD ईस्वी का इस्तेमाल किया जाता है। इतिहास के बारे में चर्चा करते हुए तारीखों के लिए BC बिफोर क्राइस्ट ईस्वी पूर्व और AD एन्नो डोमिनी ईस्वी का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। BC का मतलब होता है ईसा से पहले। BC का क्या मतलब होता है दोस्तों, ईसा से पहले, बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट जो है तो इनके जन्म से पहले के समय को क्या कहते हैं दोस्तों, BC कहा जाता है। और AD का मतलब होता है एन्नो डोमिनी, यानी ईश्वर के साल में, यानी ईश्वर के साल में। मतलब ये जो है, अगर 0 मान लेते हैं जन्म के समय को, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर BC हो जाएगा, है ना, BC हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। तो इधर जो हमारा रहेगा, है ना, 100, 200, है ना, 300, 400, 500, तो ये क्या रहेगा, BC में पढ़ेंगे। और जो इधर रहेगा जन्म के बाद का जो समय है, तो उसको क्या मानेंगे, AD मानेंगे। AD मतलब ईस्वी सन मानेंगे। ठीक है दोस्तों। तो BC का मतलब होता है, BC का मतलब होता है ईसा से पहले। BC का क्या मतलब होता है, ईसा के जन्म से पहले। और AD का मतलब होता है एन्नो डोमिनी, अर्थात ईश्वर के साल से, मतलब जन्म के साल से। तो कभी कभी AD की जगह CE कॉमन एरा का भी इस्तेमाल होता है। तो क्या होता है, AD की जगह कभी कभी CE और BC की जगह BCE बिफोर कॉमन एरा, BCE बिफोर कॉमन एरा का इस्तेमाल होता है। तो सिंपल से समझते हैं। अब वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में हमारा चल रहा है AD। क्या चल रहा है, AD। और कौन सी AD चल रही है, 2020, है ना, 2020 चल रही है। और इसके पीछे हम क्या करेंगे, 2020 साल पीछे जाएंगे, तब हमारा क्या होगा, 0 आएगा, है ना, 0 AD आएगा। और उसके पीछे जब जाएंगे तब क्या होगा, हमारा BC आएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से समझने की थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो BC का मतलब ईसा से पहले, AD का मतलब ईसा के जन्म के साल से, है ना, जन्म के साल से। और कभी कभी AD की जगह CE भी लिखा मिल सकता है, जिसको कॉमन एरा कहते हैं। AD और कॉमन एरा एक ही है, ये भी ध्यान रखेंगे। और BC की जगह BCE का इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हमारा है आ गया चैप्टर नंबर 2, है ना, चैप्टर नंबर 2, आरंभिक मानव की खोज में। आरंभिक मानव की खोज में, आरंभिक मानव की खोज में इसमें हम क्या सीखेंगे, आखेटक खाद्य संग्राहक का जीवन कैसा था, है ना, पाषाण युग, पर्यावरण में बदलाव कैसे हुआ, आग की खोज कैसे हुई, शैल चित्रकला या रॉक पेंटिंग्स क्या होती थी, है ना, क्या होती हैं, ये सब देखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले देख लेते हैं आखेटक खाद्य संग्राहक का जीवन। आखेटक खाद्य संग्राहक का जीवन कैसा था।
प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक था। जो प्रारंभिक मानव था वो क्या था? आखेटक खाद्य संग्राहक था। इसका मतलब है कि वह भोजन के लिए शिकार करता था। इसका क्या मतलब है कि वो भोजन के लिए क्या करता था? शिकार करता था और कंदमूल फल इकट्ठा करता था। और क्या करता था दोस्तों? कंदमूल और फल को क्या करता था? इकट्ठा करता था। आरंभिक मानव किसी खानाबदोश की तरह रहता था। आरंभिक जो मानव था वो क्या था? किसी खानाबदोश की तरह रहता था, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो क्या था? आरंभिक मानव था वो क्या था? घूमता रहता था। खानाबदोश जीवन के कारण क्या थे? कुछ समय बीतने के बाद एक जगह पर भोजन के स्रोत समाप्त हो जाते थे, है ना। क्यों घूमता रहता था मानव? क्योंकि कुछ समय जब बीत जाता था तो जो जिस जगह पर वो रहता था वहाँ पर क्या होता था? भोजन के जो स्रोत होते थे, है ना, फूड का जो सोर्स होता था वो क्या हो जाता था? समाप्त हो जाता था। इसलिए लोगों को नई जगह खोजने के लिए आगे बढ़ना पड़ता था। इसलिए लोगों को क्या करना था? नई जगह को खोजने के लिए आगे बढ़ना पड़ता होगा। हम जानते हैं कि जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। जो जानवर होते हैं वो क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। इसलिए शिकार के नज़रिए से लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना महत्वपूर्ण रहा होगा। इसलिए शिकार करने के नज़रिए से क्या था? लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना महत्वपूर्ण रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अधिकतर पौधे मौसम के हिसाब से फलते फूलते हैं। और क्या दिक्कत थी कि जो अधिकतर पौधे थे वो मौसम के हिसाब से क्या होते थे? फलते थे और फूलते थे। इसलिए कंदमूल, फल और बीज समुचित मात्रा में पाने के लिए लोगों को मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत होती थी। तो इसलिए क्या होता था? कंदमूल, फल और बीज समुचित मात्रा में प्राप्त करने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता था? मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जाने की आवश्यकता पड़ती थी। कुछ नदियों और तालाब गर्मियों में सूख जाते थे। कुछ नदियाँ और तालाब क्या थे? गर्मियों में सूख जाया करते थे। इसलिए लोगों को पानी की तलाश में नई जगह जाना पड़ता था। तो क्या होता था? कुछ नदियाँ और तालाब गर्मियों में क्या होते थे? सूख जाते थे। इसलिए पानी की तलाश में भी क्या करना पड़ता था? लोगों को नई जगह जाना पड़ता था। आगे देखते हैं दोस्तों, पाषाण युग क्या है? पाषाण युग, पाषाण नाम से स्पष्ट है ना, पाषाण मतलब पत्थर। तो आरंभिक मानव अपने औजार बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। इसलिए इस युग को क्या कहा जाता था? पाषाण युग कहते हैं। तो आरंभिक जो मानव थे हमारे वो क्या करते थे? औजार बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। इसलिए इस युग को पाषाण युग कहते हैं। तो पत्थरों का औजार बनाने के लिए जिस युग में मानव क्या करता था? आरंभिक मानव जिस युग में, है ना, औजार बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करता था, उस युग को पाषाण युग कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। पाषाण युग को तीन कालों में बांटा गया है: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पूरा, मध्य और नव, है ना। पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक, तीन युगों में क्या करते हैं? पाषाण युग को क्या करते हैं? बांटते हैं। आगे देख लेते हैं। पाषाण युग का समय 20 लाख से 12,000 वर्ष तक माना गया है। जो पाषाण है ना, पैलियोलिथिक है, उसका टाइम पीरियड कितना माना गया है? 20 लाख से 20,000, 20 लाख से 20,000 वर्ष तक माना गया है। 20 लाख से 20,000 वर्ष पहले तक माना गया है। इस युग के औजार बेढंगे हुआ करते थे। और इस युग के जो औजार थे वो कैसे होते थे दोस्तों? बेढंगे हुआ करते थे। नवपाषाण युग के औजार छोटे और सुगढ़ हुआ करते थे। और नवपाषाण युग के जो औजार थे वो क्या थे? छोटे और सुगढ़ हुआ करते थे। जो नवपाषाण था उसके औजार कैसे से? छोटे थे और मजबूत थे, ध्यान रखेंगे। पत्थरों के अलावा औजार बनाने के लिए हड्डियों, लकड़ियों का इस्तेमाल भी होता था। पत्थरों से बने औजारों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें से कुछ तो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ को हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कई घरों में आपने मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे का इस्तेमाल होते देखा होगा। मसाला पीसने के लिए आज भी हम क्या कर रहे हैं? सिलबट्टे का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, पत्थरों के औजारों के उपयोग। पत्थरों के जो औजार थे उनका उपयोग, है ना, कैसे होता था, कहाँ होता था? तो मांस और हड्डियों को काटने के लिए वो क्या करते थे? औजारों का
उपयोग करते थे। पेड़ की खाल और जानवरों की चमड़ी उतारने के लिए भी क्या करते थे, पत्थरों के औजारों का उपयोग करते थे। फल और जड़ को काटने के लिए भी इन औजारों का उपयोग किया जाता था। कुछ औजारों को हड्डी या लकड़ी से बंधे हैंडल से जोड़कर कुल्हाड़ी या हथौड़ी बनाई जाती थी। तो कुछ औजारों को क्या करते थे दोस्तों, हड्डी या लकड़ी से बने हैंडल से जोड़ करके कुल्हाड़ी या हथौड़ी बनाई जाती थी। पर्यावरण में बदलाव, मांस और हड्डियों को काटने के लिए, पेड़ की खाल और जानवर की चमड़ी उतारने के लिए, फल की जड़ काटने के लिए कुछ औजारों या हड्डी या लकड़ी से बने हैंडल से जोड़कर कुल्हाड़ी या हथौड़ी बनाई जाती थी। वही वाला है, रिपीट हो गया है दोस्तों। यहाँ पे पाषाण युग का अधिकांश हिस्सा हिम युग आइस एज के दौरान बीता था। उस जमाने में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और धरती पर घास पात न के बराबर थी। और धरती पर क्या था, घास पत्ती नहीं के बराबर थी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगभग 12,000 वर्ष पहले हिमयुग का अंत हो गया। और जो वैश्विक तापन है इसके कारण क्या हो रहा है दोस्तों, लगभग 12,000 वर्ष पहले हिमयुग का अंत हो गया। इसके साथ ही जमीन का एक बड़ा हिस्सा साफ हो गया। जमीन का जो था बड़ा हिस्सा वो क्या हो गया, साफ हो गया। वहाँ से वनस्पतियाँ गायब हो गई। सही तापमान मिलने से हरित पादप तेजी से पनपने लगे। और जब तापमान क्या हुआ, सही मात्रा में मिला, तो जो हरे पौधे थे वो तेजी से क्या हुए, पनपने लगे। हरे हरे पौधों से के पनपने से जानवरों और मनुष्यों के लिए भोजन की उपलब्धता बढ़ने लगी। भोजन की उपलब्धता क्या हुई दोस्तों, बढ़ने लगी। यही वह समय था जब आज के ज़माने में कई स्तनधारियों का विकास हुआ। यही वह समय था जब आज के ज़माने में क्या हुआ, कई स्तनधारियों का, है ना, विकास हुआ। इनसे मांस की उपलब्धता भी बढ़ गई। इनसे जो क्या था, मांस की उपलब्धता होती थी वो भी क्या हुई, बढ़ गई। हिमयुग के बाद घास के परिवार के पौधे पूरी दुनिया में तेजी से पनपने लगे। जो घास परिवार के पौधे थे वो क्या हुए, पूरी दुनिया में तेजी से पनपने लगे। धान, गेहूं और मक्का जैसे पौधे घास के परिवार के सदस्य हैं। यानी हमारे भोजन का अधिकांश हिस्सा घास के परिवार से मिलता है। यही वह समय रहा होगा जब लोगों ने अनाज का इस्तेमाल करना शुरू किया होगा। और इसी समय क्या किया होगा, लोगों ने अनाज का इस्तेमाल करना शुरू किया होगा। लोग कहाँ रहते थे, पूरा पाषाण युग में लोगों के रहने के कुछ मुख्य स्थान थे। जैसे भीमबेटका मध्य प्रदेश में है ना, हुंगसी कर्नाटक, कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश, यहाँ पर क्या थे, है ना, पूरा पाषाण युग में लोग रहते थे। यहाँ पे देख लेते हैं, ये भीमबेटका हो गया, ये हुंगसी कर्नाटक वाला हो गया, अब ये कुरनूल कैप्स आंध्र प्रदेश की हो गई। तो इस तरह से यहाँ पे क्या था, पैलियोलिथिक साइट्स हैं जहाँ पर लोग क्या करते थे, रहते थे। इन स्थानों की विशेषताएं क्या थी, ये स्थान नदी के निकट हैं। ये स्थान क्या है, नदी के निकट हैं। इनका मतलब है कि पानी की कोई कमी नहीं रही होगी। इसका मतलब है कि पानी की कोई कमी नहीं रही होगी। ये स्थान दक्कन के पठार पर हैं। दक्कन के पठार में प्रचुर मात्रा में पत्थर हैं। दक्कन का जो पठार है वहाँ पर क्या है, प्रचुर मात्रा में पत्थर हैं। यानी औजार बनाने के लिए कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। औजार बनाने के लिए क्या था दोस्तों, जो कच्चा माल था वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। उद्योग स्थल, कुछ स्थानों पर औजार बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में पत्थर मिलते थे। कुछ स्थानों पर क्या था, औजार बनाने के पर्याप्त मात्रा में पत्थर मिल जाते थे। ऐसे स्थानों का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए किया जाता था। और जो ऐसे स्थल थे, ऐसे स्थान थे, उनका इस्तेमाल क्या करते थे, औजार बनाने के लिए, वेपन बनाने के लिए किया जाता था। ऐसे स्थानों को उद्योग स्थल कहते हैं। और ऐसे जो स्थान थे उनको क्या कहते थे, उस समय उद्योग स्थल कहा जाता था। कुछ उद्योग स्थलों पर लोग घर बनाकर रहते थे और कुछ जहाँ पर क्या था, औजार बनाए जाते थे, है ना, उन उद्योग स्थलों पर लोग क्या करते थे, घर बना करके रहते थे। ऐसे स्थानों को आवास उद्योग स्थल, और जहाँ पर लोग घर बना करके रहते थे उस स्थान को क्या कहते थे, आवास उद्योग स्थल कहते थे। इस तरह से उद्योग स्थल हो गया। अब देख लेते हैं पत्थर के औजारों का निर्माण कैसे करते थे। तो पत्थर के औजारों को कैसे बनाया जाता होगा, इस बारे में इतिहासकारों ने कुछ अनुमान लगाए हैं। इस बारे में इतिहासकारों ने क्या किया है दोस्तों, कुछ अनुमान लगाया है। पाषाण औजारों को बनाने की दो विधियां हो सकती हैं। एक तो पत्थर से पत्थर को टकराना, है ना, पत्थर के जो औजार हैं उनको बनाने की दो विधियां हो सकती हैं, 2 मेथड्स, है ना। पत्थर से पत्थर को टकराना, और एक दूसरा क्या है, दबाव सल्क
तकनीक। तो पत्थर को पत्थर से टकरा करके, है ना, औजारों का निर्माण किया गया होगा, या तो दबाव सल्क तकनीक के द्वारा। तो पत्थर से पत्थर को टकराने द्वारा इस तकनीक से औजार बनाने के लिए एक हाथ में एक पत्थर को लेकर उस पर किसी दूसरे पत्थर से वार किया जाता था। ऐसा तब तक किया जाता था जब तक कि सही आकार न मिल जाए, और ऐसा तब तक करते थे जब तक कि सही आकार उसका न बन जाए, है ना, औजार जैसा। आगे दूसरा दबाव सल्क तकनीक क्या होती थी दोस्तों? तो दबाव सल्क तकनीक में क्या होता था दोस्तों? इस विधि में क्रोड, जिस पत्थर के से औजार बनाना हो, जिस पत्थर से हम क्या करते थे, जिस पत्थर से वो औजार बनाते थे, को किसी सख्त सतह पर रख देते थे। क्या करते थे? सख्त सतह पर रख देते थे, कठोर सतह पर रख देते थे। फिर इसे किसी बड़े पत्थर से पीट कर सही आकार दिया जाता था, और फिर इसको क्या करते थे? बड़े पत्थर से पीट करके सही आकार दे दिया जाता था। बड़े पत्थर से इसको पीट करके क्या करते थे? सही आकार दे करके औजार बना लेते थे। इस तरह से अब देख लेते हैं आग की खोज कैसे हुई। तो आग की खोज मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति थी। आग की खोज क्या थी दोस्तों? मानव के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति थी, बहुत बड़ा बदलाव था, जिससे मानव जीवन अभूतपूर्व ढंग से बदल गया। जिससे जो मनुष्य का जीवन था वो क्या था? अभूतपूर्व ढंग से बदल गया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जंगल में लगी आग के नतीजे देखकर लोगों ने आग का इस्तेमाल करना सीखा होगा, है ना। ऐसा इतिहासकार क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं कि जो जंगल में आग लगती थी, है ना, अभी लगती है, पहले भी लगती थी, तो उसी के नतीजों को देखकर लोगों ने क्या किया होगा? आग का इस्तेमाल करना सीखा होगा, आग का इस्तेमाल करना सीखा होगा। और किसी ने गलती से मांस का टुकड़ा आग में गिरा दिया होगा, और किसी ने, है ना, गलती से मांस का टुकड़ा क्या किया होगा? आग में गिरा दिया होगा। फिर उसे पकने के बाद जब चखा होगा तो उसे पके हुए भोजन का स्वाद पता चला होगा। और वही जब आग में गिर गया होगा मांस का टुकड़ा, तो जब उसको बाद में उसने निकाल करके चखा होगा, तब उसको पके हुए भोजन के स्वाद का पता चला होगा। फिर लोगों ने दो पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाने का तरीका सीखा होगा, और उसके बाद लोगों ने क्या किया होगा? दो पत्थरों को आपस में रगड़ करके आग जलाने का जो तरीका है उसको क्या किया होगा? सीखा होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। कुरनूल की गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल की जो गुफा आंध्र प्रदेश में है, तो उसमें क्या, किसके अवशेष मिले हैं? राख के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि इन गुफाओं में रहने वाले लोग आग का इस्तेमाल करते थे। इन गुफाओं में जो लोग रहते थे वो किसका इस्तेमाल करते थे? आग का इस्तेमाल करते थे। आग का इस्तेमाल कई कामों में हो सकता था। कुरनूल की गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल की गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि इन गुफाओं में रहने वाले लोग आग का इस्तेमाल करते थे। इससे पता चलता है कि इन गुफाओं में रहने वाले लोग क्या थे? आग का इस्तेमाल करते थे। आग का इस्तेमाल कई कामों में हो सकता था। आग के पेड़ों को जलाकर जंगल साफ आग से पेड़ों को जलाकर जंगल साफ किया जा सकता था। आग से खाना पकाया जा सकता था। आग के इस्तेमाल से जंगली जानवरों को दूर रखा जा सकता था। और आग के इस्तेमाल से क्या कर सकते थे? जंगली जानवरों को दूर रख सकते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है शैल चित्रकला, रॉक पेंटिंग्स, जिसको कहते हैं रॉक पेंटिंग्स, शैल चित्रकला, शैल चित्रकला, रॉक पेंटिंग्स। तो पाषाण युग के लोग अच्छे कलाकार भी थे। जो पाषाण युग के लोग थे वो क्या थे? अच्छे कलाकार भी थे। पाषाण युग की गुफाओं में कई रॉक पेंटिंग मिली हैं। भीमबेटका की गुफाओं में कई सुंदर तस्वीरें हैं। अधिकतर पेंटिंग में जानवरों और शिकार को दिखाया गया है। ज़्यादातर पेंटिंग्स में क्या दिखाया गया है? जानवरों और शिकार को दिखाया गया है। आगे देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जानवर और शिकार हैं, है ना, उनके पीछे शिकार दिखाया गया है। आगे देखते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि ऐसी तस्वीरों को किसी खास उत्सव के मौके पर बनाया जाता होगा। शिकार पर जाने से पहले लोग ऐसी पेंटिंग बनाते होंगे, और शिकार पर जाने से पहले लोग क्या करते होंगे? इस तरह की पेंटिंग बनाते होंगे। यह भी हो सकता है कि लोगों को इतना खाली समय मिलने लगा होगा कि अपने आसपास की सुंदर प्रकृति को निहार सकें और उसके बारे में सोच सकें। इन पेंटिंग्स से यह भी पता चलता है कि लोग समूहों में रहने लगे थे। समूह में रहने के कई फायदे होते हैं। एक बड़े समूह में रहने से शिकारियों से सुरक्षा मिलती है। जब ज़्यादा बड़े समूह में रहेंगे तो क्या होगा दोस्तों?
शिकारियों से सुरक्षा मिलेगी। एक समूह आसानी से किसी बड़े जानवर को मार सकता है, और एक समूह क्या है, आसानी से किसी बड़े जानवर को मार सकता है, जिससे प्रचुर मात्रा में भोजन मिल सकता है। और उसको जब जानवर को शिकार कर लेगा तो उससे क्या बन जाएगा, पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाएगा। ऐसा माना जाता है कि अक्सर पुरुष ही शिकार पर जाते थे, जबकि महिलाएं गुफा में रहकर बच्चों की देखभाल करती थी। तो क्या होता था, पुरुष शिकार करते थे और महिलाएं बच्चों की देखभाल करती थी गुफा में रह करके। महिलाएं कंदमूल और फल इकट्ठा करती होंगी, और महिलाएं क्या करती थी, कंदमूल और फल भी इकट्ठा करती थी। अब भोजन से उत्पादक तक, नेक्स्ट हमारा है भोजन से उत्पादक तक। तो क्या सीखेंगे इसमें, नवपाषाण युग क्या है, खेती की शुरुआत कैसे हुई, है ना, पहिए का आविष्कार, ये चीज़ें सीख लेंगे। देख लेते हैं दोस्तों। तो पाषाण युग के आखिरी चरण को नवपाषाण युग कहते हैं। पाषाण युग के आखिरी चरण को नवपाषाण युग कहते हैं। इसी चरण की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले हुई थी। इसी चरण में आदमी ने खेती करना शुरू किया था। इसी टाइम पीरियड में आदमी ने क्या किया था दोस्तों, खेती करना शुरू किया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नवपाषाण युग क्या है। नवपाषाण युग क्या है, तो पाषाण युग के आखिरी चरण को नवपाषाण युग कहते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि पाषाण युग को 3 पार्ट में क्या किया गया था, विभाजित किया गया था, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो जो पाषाण युग का जो आखिरी चरण था उसको क्या थे, नवपाषाण कहते हैं। तो इस चरण की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले हुई थी। 10,000 वर्ष पहले हुई थी, लगभग कितने वर्ष पहले, 10,000 साल पहले हुई थी। इसी चरण में आदमी ने खेती करना शुरू किया था, और इसी समय में क्या किया था, आदमी ने खेती की शुरुआत की थी, है ना। प्रारंभिक मानव ने क्या किया था, इसी टाइम पीरियड पर खेती करना शुरू किया था। नवपाषाण युग के औजार कैसे थे दोस्तों, तो नवपाषाण युग के औजार बहुत छोटे आकार के और अत्यंत सुगढ़ होते थे। ये क्या होते थे, आकार में छोटे होते थे और सुगढ़ होते थे, सुंदर दिखते भी थे और मजबूत भी होते थे। तो पत्थर को बेहतर ढंग से तराशा जाने लगा, और नवपाषाण युग में ही क्या किया जाने लगा दोस्तों, पत्थर को अच्छी तरह से तराशा जाने लगा, और कुछ औजारों में हैंडल भी लगाए जाने लगे। और कुछ औजारों में क्या किया जाने लगा, हैंडल भी लगाया जाने लगा, जैसे भाला, कुल्हाड़ी, हंसिया, तीर आदि। भाला, कुल्हाड़ी, हंसिया, तीर आदि में क्या किया जाने लगा, हैंडल भी लगाया जाने लगा। अब देखते हैं दोस्तों नवपाषाण युग के पुरास्थल कौन कौन से हैं। तो बुर्ज होम और गुफा कराल जम्मू कश्मीर में है। बुर्ज होम और गुफा कराल ये कहाँ पर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, ये नवपाषाण कालीन स्थल हैं। चिरांद बिहार में है। दाओजली हेडिंग पूर्वोत्तर में है। कोल्डीवा उत्तर प्रदेश में है। हल्लूर और पयमपल्ली क्या है, दक्षिण भारत में है। तो ये सब क्या हो गए, नवपाषाण युग के पुरा स्थल हो गए। कौन कौन से, बुर्ज होम, गुफा कराल, मेहरगढ़ पाकिस्तान, चिरांद बिहार, दाओजली हेडिंग पूर्वोत्तर आसाम, है ना, और कोल्डीवा उत्तर प्रदेश, हल्लूर और पयमपल्ली क्या है, दक्षिण भारत के नवपाषाण कालीन पुरा स्थल हैं। आगे देख लेते हैं न्यूलिथिक, यहाँ पे देख लेते हैं बुर्ज होम हो गया, है ना, मेहरगढ़ हो गया, कोल्डीवा हो गया, इसी तरह से इधर क्या हो गया, दाओजली हेडिंग हो गया, है ना, चिरांद हो गया, पयमपल्ली हो गया, हल्लूर हो गया। ये क्या हैं, स्थल हैं, कौन से, नवपाषाण कालीन पुरास्थल है। आगे देख लेते हैं कृषि के पुरावशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान से गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डीवा उत्तर प्रदेश से चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। कोल्डीवा उत्तर प्रदेश से क्या मिला है दोस्तों, चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। महागढ़ा उत्तर प्रदेश से चावल, मवेशी, पशुओं के पैरों के निशान मिले हैं। और गुफा कराल कश्मीर से गेहूं और दाल के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं और दाल के साक्ष्य मिले हैं। आगे देख लेते हैं बुर्ज होम कश्मीर से गेहूं, दलहन, कुत्ता, मवेशी, भेड़, बकरी। गेहूं, दलहन, कुत्ता, मवेशी, भेड़ और बकरी, भैंस के साक्ष्य बुर्ज होम से मिले हैं। चिरांद बिहार से गेहूं, हरे चने देख लीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, हरे चने, गेहूं, जौ, भैंस, बैल, ये क्या है, चिरांद से मिले हैं। हल्लूर आंध्र प्रदेश से क्या मिला है, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़। हल्लूर आंध्र प्रदेश से दोस्तों ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़,
जंगली सुअर, पयमपल्ली जंगली सुअर। पयमपल्ली आंध्र प्रदेश से क्या है, काला चना। पयमपल्ली आंध्र प्रदेश से क्या मिला, काला चना। हरे चने चिरांद से और काले चने कहाँ से, पयमपल्ली आंध्र प्रदेश से। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, जंगली सुअर, ये कहाँ से, पयमपल्ली आंध्र प्रदेश से, है ना, इनके साथ मिले हैं। खेती की शुरुआत को मानव इतिहास की सबसे क्रांतिकारी घटना माना जाता है। खेती की जो शुरुआत है उसको मानव इतिहास की सबसे क्रांतिकारी घटना मानते हैं, क्योंकि इसी के साथ बसने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। क्योंकि जब क्या किया, आरंभिक मानव ने क्या किया दोस्तों, खेती करना प्रारंभ कर दिया, तो उसी के साथ उसने क्या किया, एक जगह पर बसने की प्रक्रिया, मतलब एक जगह पर स्थायित्व के रूप में रहने की प्रक्रिया की भी क्या की, शुरुआत की। खेती के कारण ही आदमी खानाबदोश जीवन को छोड़कर स्थायी जीवन जीने लगा। और खेती के कारण ही क्या हुआ दोस्तों, आदमी ने, है ना, मानव ने क्या किया, खानाबदोश जो घूम कर, है ना, भोजन की तलाश में घूमा करता था, तो वो खानाबदोश अपने जीवन को छोड़ करके अस्थायी जीवन जीने लगा, एक स्थान पर रह करके जीवन व्यतीत करने लगा, जीने लगा। इतिहासकारों का मानना है कि खेती की खोज सबसे पहले महिलाओं ने की होगी। इतिहासकार मानते हैं, क्या मानते हैं, कि खेती की खोज सबसे पहले किसने की होगी, महिलाओं ने की होगी। ऐसा इसलिए संभव हुआ होगा क्योंकि महिलाओं को गर्भावस्था और फिर बच्चे के पालन के दौरान एक स्थान पर ही टिक कर रहना पड़ा होगा। क्योंकि महिलाओं को क्या हुआ होगा, गर्भावस्था और फिर बच्चे के पालन पोषण के लिए एक स्थान पर टिक कर ही रहना पड़ा होगा। तो इस कारण सबसे पहले खेती की शुरुआत किसने की होगी दोस्तों, खोज किसने की होगी, महिलाओं ने की होगी। खेती एक स्थान पर लंबे समय तक रहने के दौरान महिलाओं और बच्चों ने बीज से पौधे को पनपते देखा होगा, है ना, बीज से क्या देखा होगा, पौधों को पनपते देखा होगा। यही देखकर उन्होंने पौधों को उगाना भी सीखा होगा, और यही देख करके महिलाओं ने क्या किया होगा, पौधों को उगाना सीख लिया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, खेती के लाभ क्या हुए। तो खेती से भोजन की आपूर्ति बेहतर हो गई। खेती से क्या हुआ, भोजन की आपूर्ति बेहतर हो गई, साथ ही शिकार और भोजन संग्रह पर से निर्भरता कम हुई। हम जानते हैं कि किसी भी पौधे को फल और बीज देने में महीनों लग जाते हैं, इसलिए फसल की देखभाल करने के लिए लोगों को एक ही स्थान पर टिकने की ज़रूरत हुई होगी। तो है ना, क्या होता है कि किसी भी पौधे को फल और बीज देने में महीनों लग जाते हैं, तो इनकी देखभाल करने के लिए लोगों को एक ही स्थान पर रहने की ज़रूरत हुई होगी। तो इसी से क्या हुआ होगा, बसने की जो प्रक्रिया है उसकी क्या होगी शुरुआत हुई होगी, है ना, बसने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई होगी। आगे देखते हैं दोस्तों, बसने की प्रक्रिया के साथ साथ समुदायों का आकार बढ़ने लगा। बसने की जो प्रक्रिया थी उसी के साथ साथ क्या हुआ, समुदाय का जो आकार था, है ना, वो भी क्या हुआ, बढ़ने लगा। धीरे धीरे समुदाय इतने बड़े हुए कि गांवों का विकास हुआ। धीरे धीरे समुदाय भी क्या हुए, इतने बड़े हो गए कि गांवों का क्या हुआ, विकास हुआ। गांव उस जगह को कहते हैं जहां लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। गांव किस जगह को कहते हैं दोस्तों, जहां लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, खेती होता है, कृषि होता है। मुख्य व्यवसाय क्या होता है, कृषि होता है। आगे देखते हैं, जनजातियां क्या होती हैं दोस्तों। जनजातियां जो लोग प्रकृति के अधिक निकट रहते हैं और आज भी शिकार, भोजन संग्रह, कृषि जैसे पुराने तरीकों से जीविका चलाते हैं, उनको क्या कहते हैं, जनजाति या आदिवासी कहते हैं। तो जो लोग प्रकृति के अधिक निकट रहते हैं और अधिक शिकार, भोजन आज भी शिकार, भोजन संग्रह, कृषि जैसे पुराने तरीकों से क्या करते हैं, जीविका चलाते हैं, जीवन यापन करते हैं, उनको क्या कहते हैं, जनजाति या आदिवासी कहते हैं। आगे देख लेते हैं, जब ज़रूरत से अधिक भोजन मिलने लगा तो लोगों को इतना खाली समय मिलने लगा होगा कि अपने बौद्धिक विकास पर ध्यान दें। तो क्या हुआ, जब लोगों को अधिक भोजन मिलने लगा तो उनको खाली समय भी मिलने लगा होगा, जिससे वो क्या कर सके, अपना बौद्धिक क्या कर सकें, विकास कर सकें और उस पर ध्यान दे सकें। तो इससे वैज्ञानिक, कला और भाषा की क्षमता का भी क्या हुआ होगा, विकास हुआ होगा। तो ऐसा मानते हैं जो है तो इतिहासकार कि जब क्या हुआ होगा, लोगों को भोजन पर्याप्त मात्रा में मिला होगा, है ना, तो उनके पास समय भी बच गया होगा। और जब समय बचता है तो लोग क्या करते हैं, बौद्धिक विकास अपना करते हैं, है ना। तो जब बौद्धिक विकास करेंगे तो उसी से वैज्ञानिक, कला और भाषा की क्षमता में भी क्या हुआ होगा, विकास हुआ होगा। इस तरह से अब हम देख लेते हैं जनजातियों के लक्षण। जनजाति के सदस्य छोटे समूहों में रहते हैं। जनजाति के जो सदस्य हैं वो क्या है, छोटे समूह में रहते हैं। जनजाति किसी जंगल के नज़दीक रहती है और जनजाति क्या रहती है दोस्तों, किसी जंगल के पास में रहती है। ऐसे लोग अपनी अधिकांश ज़रूरतों के लिए जंगल के उत्पादों पर निर्भर रहते हैं।
तो जो जनजाति के लोग होते हैं ये अपनी अधिकांश जरूरतों के लिए कहाँ निर्भर होते हैं दोस्तों? जंगल के उत्पादों पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध होती है। जो जनजातियों की क्या होती है? सांस्कृतिक विरासत होती है, वो क्या होती है? बहुत समृद्ध होती है। उनकी अपनी खास वास्तुकला, संगीत और चित्रकला होती है। और जनजातियों की क्या होती है? एक खास वास्तुकला होती है, संगीत होता है और उनकी क्या होती है? एक चित्रकला होती है। आगे देख लेते हैं पहिए का आविष्कार। नवपाषाण युग ही वह समय था जब पहिए का आविष्कार हुआ। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण युग में। लेकिन पहिए का सटीक डिजाइन बनाने में इंसानों को सैकड़े वर्ष लग गए। लेकिन जो पहिए का सटीक डिजाइन है उसको बनाने में सैकड़ों वर्ष लग गए। मनुष्य को कितने समय लग गया? सैकड़ों सौ साल लग गए। हो सकता है कि लोगों ने लकड़ी के बेलनाकार लट्ठों को पहाड़ से लुढ़कते हुए देखा होगा। अब कैसे पहिए का आविष्कार हुआ? हो सकता है कि लोगों ने लकड़ी के जो बेलनाकार लट्ठे हैं उनको पहाड़ से लुढ़कते हुए देखा होगा। उससे प्रेरणा लेकर लोगों ने भारी सामान ले जाने के लिए लकड़ी के लट्ठों का इस्तेमाल किया होगा। और इससे प्रेरणा लेकर के लोगों ने क्या किया होगा? भारी सामानों को ले जाने के लिए लकड़ी के लट्ठों का क्या किया होगा? इस्तेमाल किया होगा। धीरे धीरे समय बीतने के बाद पहिए का सही डिजाइन बन पाया होगा। और समय धीरे धीरे जैसे जैसे बीता होगा तो उस समय के बीतने के साथ ही क्या हुआ होगा? पहिए का सही डिजाइन बन पाया होगा। तो पहिए ने आदमी का जीवन बहुत आसान कर दिया। और इसी पहिए के आविष्कार ने क्या कर दिया? आदमी के जीवन को सरल कर दिया, आसान कर दिया, है ना, इजी बना दिया। तो गाड़ी को आदमी या जानवर द्वारा आसानी से खींचा जा सकता था। गाड़ी को क्या कर सकते थे? आदमी या जानवर द्वारा आसानी से खींच सकते थे। इससे लंबी दूरी की यात्रा आसान हो गई होगी। और इससे जो लंबी दूरी थी उसकी यात्रा भी क्या हो गई होगी? आसान हो गई होगी। बर्तन बनाने वालों ने पहिए का इस्तेमाल चाक के रूप में किया। जो बर्तन बनाने वाले थे उन्होंने क्या किया? पहिए का इस्तेमाल चाक के रूप में किया, जिससे बर्तन बनाने में तेजी आ गई। जिससे बर्तन को बनाने में क्या हुआ? आसानी होने लगी और जल्दी बर्तन तैयार होने लगे। आगे देख लेते हैं मेहरगढ़ में कैसा जीवन था। तो मेहरगढ़ बोलन दर्रे के पास स्थित एक हरा भरा समतल मैदान है। तो मेहरगढ़ क्या है? बोलन दर्रे के पास है। मेहरगढ़ जो अब पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास स्थित है। एक हरा भरा क्या है? समतल मैदान है। मेहरगढ़ क्या है? बोलन दर्रे के पास में स्थित एक हरा भरा समतल मैदान है। इस पुरा स्थल से मकानों, बर्तनों, जानवरों की हड्डियों और कब्रों के अवशेष मिले हैं। तो मेहरगढ़ से 4 चीजें मिली हैं। मकानों, है ना, बर्तनों, जानवरों की हड्डियों और कब्रों के अवशेष मिले हैं। तो 4 चीजों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। कौन कौन से हैं? मकानों, बर्तनों, जानवरों की हड्डियों और कब्रों के अवशेष। ये सब कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। इस तरह से ये देखिए 4 खंडों वाली कब्र। घरों का आकार आयताकार होता था। उन्हें पत्थर की सिल्लियों से बनाया जाता था। घरों का आकार कैसा होता था दोस्तों? आयताकार होता था, है ना, और उन्हें पत्थर की सिल्लियों से बनाया जाता था। एक घर में अक्सर 4 कमरे होते थे। एक घर में कितने कमरे? अक्सर 4 कमरे होते थे। इनमें से एक कमरे का इस्तेमाल संभवतः अनाज के भंडार के तौर पर होता था। एक कमरे का इस्तेमाल क्या होता था दोस्तों? अनाज के भंडार के तौर पर होता था। आगे देख लेते हैं कब्र। कब्रों के मिलने से पता चलता है कि मृतक का अंतिम संस्कार किया जाता था। कब्र के मिलने से क्या पता चल रहा है? ये पता चलता है कि वहाँ पर क्या किया जाता था? अंतिम संस्कार किया जाता था। कब्रों से कई रोचक जानकारियाँ भी मिलती हैं। और कब्रों से क्या होता है दोस्तों? कई प्रकार की रोचक जानकारियाँ भी मिलती हैं। एक कब्र से आदमी के कंकाल के साथ बकरियों के कंकाल भी मिले हैं। तो एक कब्र से क्या मिला है? आदमी का कंकाल तो मिला ही है, साथ में उसके बकरियों के भी कंकाल मिलते हैं। इससे पता चलता है कि लोगों को यह विश्वास था कि मरने के बाद भी जीवन होगा। इससे क्या पता चलता है? कि लोगों को यह विश्वास था कि मरने के बाद भी जीवन होगा। और लोगों को यह भी लगता रहा होगा कि मरने के बाद भी भौतिक सुविधाओं की ज़रूरत होगी। और लोगों को यह भी लगता रहा होगा उस टाइम पीरियड पर कि मरने के बाद भी भौतिक सुविधाओं की ज़रूरत होगी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है दाओजली हेडिंग। दाओजली हेडिंग जो क्या है? पूर्वोत्तर में है, आसाम में अब है। तो यह पूरा स्थल ब्रह्मपुत्र की घाटी में है। यहाँ से खरल तथा मूसल मिले हैं। तो दाओजली हेडिंग से क्या मिला है? खरल और मूसल मिले हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग भोजन को पीसा करते थे। तो क्या पता चलता है दाओजली हेडिंग से? जो खरल और मूसल मिले हैं ये पता चल रहा है कि वहाँ के लोग क्या करते थे? भोजन को पीसा करते थे। यहाँ से जेडाइट नाम का पत्थर भी मिला है। यह एक हरे रंग का पत्थर होता है। जेडाइट पत्थर
जेडाइट पत्थर कहाँ? दार्जिलिंग हेडिंग पूर्वोत्तर से मिला है ना। यह क्या है? एक हरे रंग का पत्थर होता है जिससे औजार बनाए जाते थे। जिससे क्या बनाए जाते थे? औजार बनाए जाते थे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से डेजाइट का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे डेजाइट क्या है? एक विशेष प्रकार का पत्थर था, है ना, नवपाषाणकालीन पत्थर है जो हरे रंग का होता था और उससे क्या करते थे? उस समय पर औजार बनाए जाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इतिहासकारों का मानना है कि जेडाइट चीन से आया होगा। इतिहासकारों का मानना है कि जेडाइट कहाँ से आया होगा? चीन से आया होगा। इससे यह पता चलता है कि लोगों का संपर्क दूसरे स्थानों के लोगों के साथ हुआ करता था। इससे यह भी पता चलता है कि लोगों का जो संपर्क था वो दूसरे या अन्य स्थान के लोगों के साथ क्या था? हुआ करता था, होता था। अब देख लेते हैं आरंभिक नगर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ गया है आरंभिक नगर। आरंभिक नगरों में देख लेते हैं दोस्तों क्या सीखेंगे इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, योजनाबद्ध शहर, लोगों का जीवन, सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, हड़प्पा क्या था, योजनाबद्ध शहर कैसे थे, उसमें लोगों का जीवन कैसा था और सभ्यता समाप्त कैसे हुई, है ना। तो एक एक करके देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 4700 वर्ष पहले फली फूली थी। तो आज से लगभग कितना? 4700 वर्ष पहले फली फूली थी। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। उस जमाने के नगर मुख्य रूप से सिंधु नदी के मैदानों में फले फूले थे। उस जमाने के जो नगर थे वो मुख्य रूप से कहाँ फले फूले थे? सिंधु नदी के मैदानों में फले फूले थे। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। इसी कारण इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसके मुख्य नगर थे, है ना, नगर थे, वो मुख्य रूप से सिंधु नदी घाटी के मैदानों में क्या थे? फले फूले थे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। इस सभ्यता का सबसे पहले खोजे जाने वाले शहर का नाम हड़प्पा है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो उसका सबसे पहले खोजे जाने वाले शहर का नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। तो इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इसलिए इस सभ्यता को क्या कहते हैं दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा क्या है यहाँ देख लेते हैं। हड़प्पा आज के पाकिस्तान में पड़ता है। सबसे पहले यही खोजा गया था। तो हड़प्पा आज के पाकिस्तान में पड़ता है। इस पुरा स्थल की खोज संयोग से हुई। इसकी खोज कैसे हुई दोस्तों? संयोग से हुई। 1856 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कर रहे थे। कब? 1856 में। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। तो उन्हें खंडहर मिले। तो वहाँ पर क्या मिले उनको? खंडहर मिले। मजदूरों और कारीगरों को शुरू में लगा कि वह किसी साधारण से शहर का खंडहर होगा। मजदूरों और कारीगरों को प्रारंभ में क्या लगा कि ये किसी साधारण शहर का क्या होगा? खंडहर होगा। इसलिए वहाँ से ईंटें निकालकर रेल निर्माण में इस्तेमाल की जाने लगी। इसलिए वहाँ से जो ईंटें निकल रही थी उस ईंटों को निकाल करके क्या कर रहे थे? रेल निर्माण में इस्तेमाल कर रहे थे। आज से लगभग 80 वर्ष पहले एक ब्रिटिश पुरातत्वविद को एहसास हुआ कि यह कोई मामूली शहर नहीं बल्कि बहुत ही प्राचीन शहर था। आज से लगभग 80 वर्ष पहले एक ब्रिटिश क्या थे? पुरातत्वविद थे। उनको क्या हुआ? एहसास हुआ, उनको ऐसा लगा कि यह कोई मामूली शहर नहीं बल्कि क्या है? बहुत प्राचीन शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण पुरास्थल कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल, धौलावीरा। तो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा। तो मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा हो गया, बेहरगढ़ हो गया, लोथल हो गया, तो ये हो गया कालीबंगा हो गया। तो ये क्या है? प्रमुख स्थल हैं। योजनाबद्ध शहर, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की विशेषताएं। योजनाबद्ध शहर, पक्की ईंटों का प्रयोग, सड़कें और नालियाँ, योजनाबद्ध मकान, भंडार गृह। तो योजनाबद्ध शहर, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की विशेषताएं क्या थी? पहला तो योजनाबद्ध शहर थे, है ना, पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। तीसरा सड़कें और नालियाँ थी, योजनाबद्ध मकान बने हुए थे और भंडार गृह था, भंडार गृह भी थे। सबसे पहले देख लेते हैं योजनाबद्ध शहर कैसे थे। ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों का निर्माण बहुत ही सटीक योजना के आधार पर हुआ था। ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसके शहरों का जो निर्माण था वो बहुत ही सटीक योजना के आधार पर हुआ था। हड़प्पा का नगर दो भागों में बटा हुआ था। हड़प्पा का नगर क्या था? दो भागों में बटा हुआ था। एक पश्चिमी भाग था, एक पूर्वी भाग था। एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। तो नगर का जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। तो जो पश्चिमी भाग था वो क्या था? छोटा था लेकिन
ऊंचाई पर था और ऊंचे भाग को नगर दुर्ग कहते थे। और ये जो ऊंचा भाग था उसको क्या कहा जाता था दोस्तों? नगर दुर्ग कहा जाता था। इस दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनी थी और इस दुर्ग में क्या था? कुछ खास प्रकार की इमारतें बनी थी। नगर का पूर्वी भाग नीचे था लेकिन बड़ा था, लेकिन जो पूर्वी भाग था वो नीचे था लेकिन बड़ा था। इस भाग को निचला शहर कहते थे। इस भाग को क्या कहते थे दोस्तों? निचला शहर। तो क्या था? नगर दुर्ग और निचले शहर में क्या था? ये बटा था, पश्चिमी और पूर्वी भाग। इस तरह से नगर दुर्ग में एक बड़ा तालाब मिला है। नगर दुर्ग में जो पश्चिमी भाग था, ऊंचा भाग था, वहाँ पर क्या था? एक बड़ा तालाब मिला है। पुरातत्वविदों ने इसे महान स्नानागार का नाम दिया है। इसको क्या नाम दिया गया है? ग्रेट ग्रेनरी बाथ, है ना। तो महान स्नानागार का नाम दिया गया है। इसका निर्माण पक्की ईंटों से हुआ था। इसका निर्माण करने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महान स्नानागार की दीवारों और फर्श पर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। किसकी परत दोस्तों? चारकोल की परत चढ़ाई गई थी ताकि रिसाव न हो सके। चारकोल की वो जो जिसका रोड में प्रयोग करते हैं वो उसकी क्या की गई थी? परत चढ़ाई गई थी ताकि क्या हो? स्नानागार से क्या हो? रिसाव न हो सके। इससे उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ियाँ बनी थी और चारों तरफ कमरे बने थे। दो तरफ सीढ़ियाँ थी और चारों तरफ क्या थे? कमरे बने थे। इतिहासकारों का अनुमान है कि यहाँ पर विशेष अवसरों पर विशिष्ट नागरिक स्नान करते थे। तो धार्मिक विशेष अवसर जो होते थे तो उसमें क्या करते थे? जो विशेष नागरिक होते थे वो क्या करते थे? यहाँ पर स्नान किया करते थे। धनी लोग शहर के ऊपरी हिस्सों में रहते थे। जो क्या थे? संपन्न लोग थे, धनी लोग थे, एंड रिच पर्सन्स थे, वो क्या था? ऊपरी हिस्सों में रहते थे, जबकि मजदूर लोग शहर के निचले हिस्से में रहते थे। और जो मजदूर थे वो क्या थे? शहर के निचले हिस्से में रहते थे। पक्की ईंटों का प्रयोग घर और अन्य इमारतें पक्की ईंटों से बनी थी। ईंट एक ही प्रकार के थे। ईंट क्या थे? एक ही प्रकार के थे। इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा के कारीगर कुशल होते थे। इससे यह पता चलता है कि जो हड़प्पा के कारीगर थे वो क्या थे? एकदम कुशल थे। उनमें क्या थी? कारीगर निपुणता थी। ईंटों को इंटरलॉक पैटर्न से जोड़ा गया था। इंटरलॉक पैटर्न से जोड़ा गया था। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या था? ईंटों को इंटरलॉक पैटर्न से जोड़ा जाता था। इससे इमारत को अधिक मजबूती मिलती थी। इससे इमारत को क्या मिलती थी? ज़्यादा मजबूती मिलती थी। आगे देख लेते हैं सड़कें और नालियाँ। तीसरी विशेषता क्या है? सड़कें और नालियाँ। सड़क पर ईंटें बिछाई जाती थी। सड़कें आपस में समकोण पर काटती थी। सड़कें क्या करती थी? आपस में समकोण पर काटती थी। नालियों का जाल भी योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। जो नालियों का जाल था वो भी क्या था? योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। हर घर से निकलने वाली नाली सड़क की नाली से मिलती थी। तो जो घर से नाली निकलती थी वो क्या होती थी? सड़क की नाली से निकलती थी। और नालियों को पत्थर की सिल्लियों से ढका जाता था। और जो नालियाँ थी वो ढकी हुई रहती थी, उनको क्या करते थे? पत्थर की सिल्लियों से, है ना, पट्टियों से क्या करते थे? ढक देते थे। थोड़े थोड़े अंतराल पर इनमें मेन होल जैसे बने होते थे ताकि साफ सफाई हो सके। और थोड़े थोड़े अंतराल पर क्या था? इनमें से मेन होल, है ना, बने होते थे ताकि साफ सफाई हो सके। योजनाबद्ध मकान घरों की दीवारें मोटी और मजबूत होती थी। कुछ मकान तो 2 मंजिले भी होते थे। कुछ मकान क्या होते थे? 2 मंजिले भी होते थे। इससे उस जमाने की परिष्कृत वास्तुकला का पता चलता है। तो इससे क्या होता है? उस जमाने की परिष्कृत वास्तुकला, है ना, का क्या होता है? अच्छे ढंग की जो क्या थी? कारीगरी थी, उसका क्या करता है? पता चलता है। एक घर में अक्सर एक रसोई, एक स्नान घर और एक बड़ा सा आंगन होता था। होता क्या था कि मकान में क्या होता था? अक्सर करके एक रसोई, एक स्नान घर और बड़ा सा आंगन जरूर होता था। पानी की सुचारू व्यवस्था के लिए अधिकतर घरों में कुआं भी होता था। तो पानी की सुचारू व्यवस्था के लिए क्या होता था? अधिकतर घरों में कुआं होता था। अब भंडारगृह कैसा होता था दोस्तों? जहाँ पर रखते थे तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में बड़े भंडार गृह भी पाए जाते थे, है ना। रखने का स्टोरेज जो है तो बड़े पाए जाते थे। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता में। ऐसे भंडार गृह से झुलसे हुए अनाज भी मिले हैं। ऐसे भंडार गृह से क्या हुआ है? झुलसे हुए अनाज भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि उस जमाने में अनाज का उत्पादन आवश्यकता से अधिक होता था। इससे ये भी हमको क्या पता चल रहा है कि उस टाइम पीरियड में क्या होता था? जो अनाज का उत्पादन था वो आवश्यकता से अधिक होता था। तभी क्या करते थे? भंडार गृहों में उसको संरक्षित रखते थे। आप देखते हैं दोस्तों, इतिहासकारों का यह भी अनुमान है कि टैक्स को अनाज के रूप में वसूला जाता था। इतिहासकार ऐसा भी अनुमान लगाते हैं कि उस टाइम पीरियड में जो टैक्स का कलेक्शन होता था
वो किस रूप में होता था? अनाज के रूप में होता था। बड़े भंडारगृह में टैक्स के वसूले गए अनाज रखे जाते थे, और वो जो बड़े भंडारगृह थे उसमें टैक्स के रूप में जो अनाज वसूला जाता था उनको उसमें रखा जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, लोगों का जीवन। गांव के लोगों का मुख्य पेशा खेतीबाड़ी होती है, लेकिन शहर के लोग कई अन्य पेशे में शामिल रहते हैं। लेकिन शहर के लोग क्या थे? कई अन्य पेशे में शामिल थे। हड़प्पा के शहरों में कुछ संभावित पेशे जैसे शिल्प, व्यापार, खेती। शिल्प, व्यापार, खेती। हड़प्पा के शहरों में कुछ संभावित जो पेशे थे तो उनमें से पहला शिल्प, दूसरा व्यापार, तीसरा खेती था। देख लेते हैं शिल्प क्या था। तो बर्तन बनाने के लिए मिट्टी, तांबा और कांसे का उपयोग होता था। तो बर्तन बनाने के लिए क्या करते थे? मिट्टी का, तांबा का और कांसे का उपयोग करते थे। औजार, हथियार और सील बनाने के लिए तांबे और कांसे का प्रयोग होता था। मिट्टी के सील भी बनाए जाते थे, और मिट्टी के सील भी बनाए जाते थे। कई बड़े बर्तन भी मिले हैं जिनका इस्तेमाल शायद अनाज रखने के लिए किया जाता था। बड़े बड़े बर्तन भी मिले हैं जिनका इस्तेमाल शायद अनाज रखने के लिए करते थे। जेवर बनाने के लिए सोना, मनके, लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल होता था, है ना। गहने बनाने के लिए क्या करते थे? सोने, मनके, लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल करते थे। मनके बनाने के लिए महंगे पत्थर का प्रयोग होता था, और मनके बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए क्या करते थे? महंगे पत्थर का प्रयोग करते थे, जैसे कि कैनेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल। इनका प्रयोग क्या करते थे? मनके बनाने के लिए करते थे। तो खिलौने बनाने के लिए मिट्टी और लकड़ी का प्रयोग होता था, और खिलौने बनाने के लिए क्या करते थे? मिट्टी और लकड़ी का प्रयोग करते थे। एक गाड़ी के आकार का खिलौना बड़ी अच्छी हालत में मिला है। एक गाड़ी के आकार का खिलौना क्या है? बहुत अच्छी हालत में मिला है। इसे देखकर लगता है कि उस जमाने में गाड़ी को जानवरों द्वारा खींचा जाता था। उस जमाने में जो गाड़ी होती थी उसको किससे खींचते थे? जानवरों द्वारा चलाया जाता था, खींचा जाता था। खिलौनों, बर्तनों और जेवरों पर जटिल नक्काशी देखने को मिलती है। जटिल, है ना, कॉम्प्लेक्स टाइप की नक्काशी उसमें देखने को मिलती है। इससे सिंधु घाटी सभ्यता के कारीगरों को उनकी दक्षता का पता चलता है। तो जो कारीगर थे उनकी जो है तो प्रतिभा का पता इस जटिल नक्काशी के द्वारा ही पता चल जाता है। तो कुछ तकलियाँ भी मिली हैं जिनका इस्तेमाल धागा बनाने के लिए होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ तकलियाँ भी मिली हैं जिनका क्या है? इस्तेमाल धागा बनाने के लिए करते थे। लोग कपास से धागा बनाते थे, और क्या करते थे? कपास से धागा बनाते थे। व्यापार कैसे होता था दोस्तों? हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। तांबा राजस्थान तथा ओमान से आता था। हड़प्पा के कुछ सील मेसोपोटामिया में मिले हैं। कुछ सील मतलब पत्थर क्या है? मेसोपोटामिया में मिले हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार हुआ करता था। इससे क्या पता चलता है? कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार हुआ करता था। गुजरात के लोथल में एक बंदरगाह मिला है। इससे पता चलता है कि उस जमाने में समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। इससे पता चलता है कि उस जमाने में क्या था? समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। कई तरह के सील, एक प्रकार की मुद्रा मिलने से यह पता चलता है कि व्यावसायिक लेन देन का सिस्टम अच्छी तरह से विकसित था। व्यावसायिक लेन देन का जो सिस्टम था वो क्या था? अच्छी तरह से विकसित था। आगे देख लेते हैं खेती कैसे करते थे। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के गांवों में गेहूं, जौ, दलहन मटर, चावल, तिल, अलसी और सरसों की खेती होती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था? गेहूं, जौ, दलहन, मटर, चावल, तिल, अलसी, सरसों की खेती होती थी। झुलसे हुए अनाजों के अवशेष भी मिले हैं। हल की शक्ल का एक खिलौना भी मिला है, जिससे पता चलता है कि खेत जोतने के लिए हल का इस्तेमाल होता था। हल की शक्ल का एक खिलौना मिला है, जिससे ये पता चलता है कि खेत जोतने के लिए क्या करते थे? हल का इस्तेमाल करते थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। बड़े भंडारगृह और बड़े बड़े बर्तनों से मिलने से यह पता चलता है कि अनाजों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता था। पुरास्थलों से कई पालतू पशुओं की हड्डियां भी मिली हैं, और जो पुरास्थल हैं उनसे पालतू पशुओं की क्या मिली हैं? हड्डियां मिली हैं। इससे क्या पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरियां, भेड़ और सुअर पाला करते थे। गाय, भैंस, बकरियां, भेड़ और सुअर को क्या करते थे? पालते थे। तो गाय, भैंस, बकरियां, भेड़ और सुअर को क्या करते थे दोस्तों? पालते थे। अब प्रशासनिक तंत्र कैसा था? तो इतिहासकारों का अनुमान है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी न किसी प्रकार का प्रशासन तंत्र भी रहा होगा। हो सकता है कि प्रशासन संभालने के लिए लोगों की समिति रही हो सकता है ऐसा जो है तो लगता है कि प्रशासन संभालने के लिए लोगों की एक समिति रही होगी। ठीक है ना। और मनोरंजन क्या है? पुरास्थलों से खिलौनों और मूर्तियां मिली हैं। पुरास्थलों से क्या मिली हैं दोस्तों? खिलौने और मूर्तियां मिली हैं। इससे पता चलता है कि लोगों में
मनोरंजन का भी प्रचलन था। इससे क्या पता चलता है कि लोगों में मनोरंजन का भी प्रचलन था। लिपि, हड़प्पा से मिले हुए सीलों पर किसी लिपि से कुछ लिखा हुआ भी है, किसी लिपि में कुछ लिखा हुआ भी है। इसका मतलब है कि उस जमाने के लोग लिखना जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की अब तक कोई नहीं पढ़ पाया है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, जो लिखे थे पत्थरों पर, है ना, जो लिखा गया था, तो उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन धार्मिक जीवन कैसा था? तो लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे। वहाँ से मिली कई मूर्तियाँ इस बात की पुष्टि करती हैं। लोग क्या करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे। ये कैसे पता चलता है कि वहाँ से जो कई मूर्तियाँ मिली हैं वो इस बात की क्या करती हैं, पुष्टि करती हैं। पुरातत्वविदों का ध्यान खासकर से एक पुरुष की मूर्ति जिसके चारों ओर पशु है ने खींचा है। यह मूर्ति कुछ हिंदू धर्म के शंकर भगवान से मिलती जुलती है। तो ये मूर्ति क्या है, कुछ हिंदू धर्म के शंकर भगवान से मिलती जुलती है। शंकर भगवान को पशुपतिनाथ के नाम से भी जानते हैं। शंकर भगवान को और किस नाम से जानते हैं, पशुपतिनाथ के नाम से जानते हैं। अब देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का अंत अचानक से आज से लगभग 3900 वर्ष पहले हो गया, 3900 वर्ष पहले हो गया। टूटी सड़कों के जाम पड़ी नालियों से पता चलता है कि सारा तंत्र खराब हो चुका था। जो टूटी सड़कें थी उनमें जो नालियाँ थी वो जाम पड़ी थी, तो इससे पता चलता है कि सारा तंत्र क्या हो गया था, खराब हो चुका था। बाद के समय की खुदाई में दूर के स्थानों के सामानों के अवशेष नहीं मिलते हैं। बाद के समय की खुदाई में दूर के स्थानों के सामानों के अवशेष नहीं मिलते हैं। इसका मतलब है कि बाहरी दुनिया से व्यापार समाप्त हो चुका था। बाहरी दुनिया से क्या हुआ था, व्यापार भी समाप्त हो चुका था। घरों की दशा भी खराब हो चुकी थी और जो घर थे वो भी क्या थे, उनकी भी दशा खराब हो चुकी थी। शहर के लोग अब धनी नहीं रह गए थे और जो शहर के लोग थे वो अब रिच नहीं रह गए थे, है ना, गरीब हो गए थे, पुअर हो गए थे। इतिहासकार अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का सही कारण समझ नहीं पाए हैं, लेकिन कुछ अनुमान लगाए गए हैं। लेकिन ये क्या है, कुछ अनुमान लगाए गए हैं। अभी भी क्या है, इतिहासकारों में क्या है, मतभेद है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ था। अभी भी सही कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ ये अनुमान लगाए गए हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अंत के अनुमान क्या है। अंत कैसे, ऐसा हो सकता है कि नदियाँ सूख गई हों, इसके परिणाम स्वरूप लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ा हो। ऐसा हो सकता है कि नदियाँ सूख गई हों और नदियों के सूखने के परिणाम स्वरूप लोगों को क्या हुआ हो, दूसरी जगह जाना पड़ा हो। ईंटों की भट्टियाँ बहुतायत में थी, ईंटों की जो भट्टियाँ थी वो बहुत ज़्यादा थी, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचा होगा। इसके कारण जंगलों की कटाई हुई होगी, जंगलों की क्या हुई होगी, कटाई हुई होगी। और वनस्पति कम हो जाने के कारण लोगों को दूसरी जगह जाने के लिए बाध्य होना पड़ा होगा। और पौधों वनस्पतियों के कम हो जाने के कारण भी लोगों को क्या हुआ होगा, दूसरी जगह जाने के लिए बाध्य होना पड़ा होगा। मवेशियों और भेड़ों द्वारा अत्यधिक चराई के कारण वनस्पतियों को नुकसान हुआ होगा। इससे मरुस्थलीकरण हो गया होगा, मतलब भूमि की जो उर्वर क्षमता थी वो समाप्त हो गई होगी। तो किसी महामारी या प्राकृतिक तबाही की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, इससे आबादी का एक बड़ा भाग तबाह हो गया होगा। तो ऐसा भी जो है, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई महामारी या प्राकृतिक तबाही आई होगी, है ना, और बहुत बड़ी आबादी क्या हो गई होगी, तबाह हो गई होगी। अब किताबें और कब्रें देख लेते हैं दोस्तों, किताबें और कब्रें, ये हमारा अगला चैप्टर है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताने का प्रयास करें कि इस वीडियो की श्रृंखला को मैं आप लोगों के लिए और किस तरह से उपयोगी बना सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।